वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशो अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। शुरू करते हैं आज ये किस तरह का इनिशिएटिव है आपके लिए। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के क्लास 12th के बोर्ड के पेपर हैं हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का पेपर है। जैसे कि आपको पता होगा कि बोर्ड का पेपर किस पैटर्न पे आता है, ठीक है, और हमें उसे कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। हम इस सीरीज़ में ये बातें करेंगे। बेसिकली अगर आप इसे एक प्रॉपर मैनर में फॉलो करते हो सीरीज़ को तो ईजिली आप 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। इसके आपको सॉल्व आंसर भी हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर आपको एक डेमो आंसर देखना है कि किस तरह से 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी और इंग्लिश के भी। आप वीडियो के लिंक में जाके देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर आता किस तरह का है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बेसिकली जो पेपर है 80 मार्क्स का है। अब जो पेपर 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का लेफ्ट क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकल होता है स्कूल्स में। जो हमारे असाइनमेंट और जो टीचर्स आते हैं बाहर से पूछते हैं उसके बेसिस पे 20 मार्क्स कंटेन करते हैं वहाँ पे। तो हम बात करते हैं जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर होता है वो किस तरह का होता है। देखो 80 मार्क्स के पेपर में जो 20 मार्क्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, टफ होते हैं। मॉडरेट पेपर होता है 50% का, और जो हमारा इजी पोर्शन होता है वो होता है लगभग 30%। मतलब 30% पेपर ऐसा होता है जो इजी होता है, 50% ऐसा होता है जो मॉडरेट होता है, और जो टफ होता है वो 20% होता है। तो अगर हम अप्रोक्स बात करें तो जो टफ पेपर है वो हमारा 16 मार्क्स का है, जो इजी पेपर है, जो मीडियम पेपर है 40 मार्क्स का है, और जो इजी पेपर है वो हमारा 24 मार्क्स का है। ये टोटल हमारे मिला के 80 मार्क्स होते हैं। अब हमें क्या अप्रोच रखनी है पेपर में, किस तरह से पेपर को करना है। देखो पेपर को टैकल करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि हम उन क्वेश्चनों के लिए पहले जाएं जो क्वेश्चन बड़े हैं, जैसे कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फिर हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे आएँ जो उससे कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आज के पैटर्न के हिसाब से जो आपसे 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं MCQ या स्टेटमेंट बेस, अगर वो आपको आते हैं तो आप करोगे और नहीं आते तो आप उसे छोड़ के आओगे। बट यहाँ छोड़ना तो बेवकूफ़ी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो आप उसे करके ही आओ। तो समझदारी ये कहती है कि हमें एग्ज़ाम से पहले एक पैटर्न पता चल जाए कि पेपर किस तरह का आता है, ताकि हम एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकें। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है 2020 में ना तो हमने प्री बोर्ड दिया है, ना ही हमारे कोई मॉक हुए हैं, ना ही कोई ढंग से टेस्ट हुआ है स्कूल में। हमें रियली एग्ज़ाम का टच पता ही नहीं है, इसलिए हम 2020 का बोर्ड का पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर कैसा आया था। देखो बेसिकली हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, हम हर क्वेश्चन को 360 डिग्री के व्यू में डिस्कस करेंगे। 360 डिग्री का मतलब क्या है, अगर एक क्वेश्चन आता है कि USSR क्या है तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे USSR क्यों खत्म हुआ तो उससे क्या परिवर्तन आए। तो बेसिकली हम इसे ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि हमारा एक क्वेश्चन हमारे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और क्रिएट करके दे। ये है पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान रिमेन टुगेदर एज वन कंट्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पूर्वी पाकिस्तान है और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो कितने सालों तक एक रहे थे। तो जैसे कि हमें बेसिकली पता है कि 1947 से लेके 1971 तक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक थे, और उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया था। तो क्वेश्चन देखो इस तरह से आया कि कब से कब तक रहा, तो 1947 से लेके 1971 तक। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ। तो उसके पीछे वजह थी कि 1971 में जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन होने के बाद जो बेसिकली पाकिस्तान है जो आज का, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान, वहाँ की सरकार पूर्वी पाकिस्तान में नहीं आई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश नाम से एक अलग देश बनाया गया। अच्छा, इसी के और में अथवा में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सी कम्युनिटी है जो डोमिनेट करती है श्रीलंका के अंदर। तो हमें जैसा कि पता है सिंगली 2 कम्युनिटी पाई जाती है श्रीलंका के अंदर, तमिल और सिंगली। और जो सिंगली है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है तमिल के ऊपर, और वहाँ के जो भी लेफ्ट कम्युनिटीज़ होती है उनके ऊपर। बेसिकली वहाँ पे 2 ही कम्युनिटीज़ हैं। ये आपके लिए आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी बाल्टिक कंट्रीज नहीं है या रिपब्लिक ऑफ बाल्टिक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देखो बाल्टिक एक सी है, ठीक है, जिसके सी के किनारे कौन कौन से देश आते हैं, जैसे लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया आते हैं।
यूक्रेन नाम का कोई देश नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, बट देखो क्वेश्चन इजी कब बनेगा, जब हमने उसे ढंग से करा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सार्क। देखो अब सार्क की कौन सी कंट्रीज मेंबर नहीं है। अब ये तो क्वेश्चन आया सार्क की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। अब एक बात हो, 8 कंट्रीज है, इस बार इन्होंने ये 4 कंट्री पूछी, क्या पता आपके एग्जाम में कोई दूसरी 4 कंट्रीज का नाम देके पूछ लें, तो हम किस तरह से याद करें। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है याद करने की, वो है MBBS पेन। जो MBBS डॉक्टर होते हैं वो पेन में रहते हैं। तो M से क्या है, M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। तो देखो हमने कितने इजीली वे में इसे किया। अब हम इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता। देखो हमें पता है क्वेश्चन पहले हमें ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ने पूछा नहीं, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। तो हमें पता है इंडिया तो है, तो इंडिया आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, नेपाल भी है, नेपाल नहीं हो सकता, और बांग्लादेश भी नहीं हो सकता। तो म्यांमार, देखो कंफ्यूज कर दिया इन्होंने म्यांमार देके, क्योंकि मालदीव इसका मेंबर है और म्यांमार नहीं है। तो हम बेसिकली सार्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये रहा आपका आंसर। जैसे कि आपको पता है जो शार्क है बेसिकली 1985 में बना था, ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है, और जो इसका पहला समिट हुआ था वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, और आज के समय देखो जो शार्क कंट्रीज है इसमें 8, जो शार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 8 कंट्रीज इंक्लूड हो चुकी है, और जो लास्ट थी वो कौन सी थी, अफगानिस्तान थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसे ना मैं सही करके लिखना है इस क्वेश्चन को बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें क्या गलती हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है कि करेक्ट करना है इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीराइट करके। नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जून 1949 एंड इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 11 स्टेट। ठीक है, हिंदी में भी आपके लिए कि नाटो जून 1949 में अस्तित्व में आया और ये 11 राज्यों का संघ था। अच्छा देखो यहाँ पे हमें बेसिकली अगर हमने ढंग से नहीं देखा इसे तो हम इसे गलती कर देंगे और हम पता नहीं इसमें क्या मार्क करेंगे। तो हमें पता है जो नाटो है वो अप्रैल में आया था 1949, ठीक है, अप्रैल 1949 में आया था, ना कि जून में आया था। तो यही यहाँ पे गलती है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और कि यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, 11 राज्यों का, तो हमें पता है 11 का नहीं था बल्कि ये कितने का था, 12 राज्यों का था। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी था। अब यहाँ पे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखते हैं इसे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे लिए नाटो का, हो सकता है इस साल हमारे लिए क्वेश्चन आ जाए वारसा का, हो सकता है इस साल हमारे लिए क्वेश्चन आ जाए वारसा का। अब हमें पता है बेसिकली वारसा क्या था, हमें पता है कि वारसा एक सैन्य संगठन था, लेकिन किसका सैन्य संगठन था, वारसा यूएसएसआर का सैन्य संगठन था। यूएसएसआर मतलब पूर्वी देशों का एक सैन्य संगठन था, और ये कब आया था, 1955 में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन अपने आप निकल के सामने आ रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कोई एक रीजन जिससे हमें यह पता चले जो साउथ एशिया की डेमोक्रेसी है वो किस तरह की है। ठीक है, कि वहाँ पे जो लोगों की एस्पिरेशन है वो किस तरह की है। ठीक है, अच्छा अब हम एक छोटी सी बात करते हैं, हम कहाँ पे आते हैं, हम भी तो साउथ एशिया में आते हैं। तो सिंपल सी बात, हम साउथ एशिया में किस तरह की डेमोक्रेसी चाहेंगे, हम साउथ एशिया में एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहेंगे जो पीपल टू पीपल कनेक्ट करे, यानी लोगों से लोगों को कनेक्ट करे, लोगों के अंदर अच्छा ट्रेड लेके आए, अच्छा कल्चर लेके आए, ठीक है, इकोनॉमिकली बूस्ट करे। तो ये वो क्वेश्चन है जिनके आप बहुत सारे मल्टीपल वे में डायमेंशंस के साथ आंसर लिख सकते हो। देखो क्या इसका आंसर, पीपल ऑफ साउथ एशिया प्रीफर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो साउथ एशिया की जो भी कंट्री हो डेमोक्रेसी को ही प्रीफर करती है ओवर द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट एंड द सपोर्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इन देशों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो लीडर है वो लोगों की बात सुनता है, ना कि ऐसी कंट्रीज लाइक चाइना जहाँ पे लीडरलेस पॉलिटिकल चलती है कि वही व्यक्ति हमेशा के लिए रह जाता है जो एक बार बन जाता है। तो ऐसी कंट्रीज में लोगों के राइट्स के लिए भी कभी कुछ किया नहीं जाता बेसिकली। अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिकली हमें रेजिस्टेंस करना है ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में कि हैज़ कम फॉर अ विच कल्चरल इन्फ्लुएंस, कि इंडिया के अंदर जो वैश्वीकरण आया है उसने हमारी संस्कृति पे किस तरह के इम्पैक्ट डाले हैं। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आज के समय
क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो वेस्टर्न कंट्रीज से अलग वर्क करता है, या हम ऐसी कुछ चीज़ें करते हो जो वेस्टर्न कंट्रीज से कॉमन ना हो? हम खाने से लेके पहने तक कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को ही फॉलो कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने कल्चर पूछा है, संस्कृति पूछा है, तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं अभी क्रिसमस डे गया 25 दिसंबर को हमने क्रिसमस डे बनाया, ठीक है। आज न्यू ईयर है, कल हमने 31 सेलिब्रेट किया, क्योंकि इंडिया में तो जो न्यू ईयर होता है वो 1 अप्रैल को होता है, ठीक है, ना कि 31 को होता है और ना ही 1 जैन को होता है। तो कहीं ना कहीं हम कल्चर के वे में देखकर तो हम वेस्टर्न कंट्रीज को ही फॉलो कर रहे हैं। ड्रेसिंग सेंस, जीन्स की पैंट, या खाने का सेंस ले लें, हमारी जो पार्टीज होती है हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, और ये ट्रेडिशन के तौर पे देखा जाए तो ये इंडिया के लिए नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली हम वेस्टर्न कंट्रीज से लेके हमारे पास आए हैं। अच्छा देखो, वेस्टर्न ड्रेसेस, सेलिब्रेशन ऑफ अ फेस्टिवल लाइक अ वैलेंटाइन डे, तो ये तो आपको पता है हमारे यहाँ जैसे 14 फेब को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखो अच्छा भी है, गलत भी नहीं है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ अच्छा ले रहे हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे का सिंपल सा मतलब होता है उनके साथ डे एक्सपेंड करवाना जो आपके लव्ड वंस हो। अभी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, इट डज नॉट मीन, यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है एक अच्छा डे एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं हम। तो अगर कुछ अच्छा है तो उसे हमें अच्छा लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, आइडेंटिफाई करना है हमें स्टेटमेंट को अबाउट ग्लोबल कॉमन एज अ ट्रू फॉल्स, ठीक है, कि बेसिकली हमें ये बताना है कि जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो किस तरह की होती है, और उसके बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है, ठीक है। द कंट्रीज ऑफ अ नॉर्थ आर मोर कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन देन द कंट्रीज ऑफ अ साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं वो विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसे अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसका आंसर ट्रू है। अब ना हम इसे एक बार देखते हैं, सिंपल से वे में करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आपने भी क्वेश्चन पढ़ा, हो सकता है आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई है, हम इसे ना सिंपल से वे में यहाँ पे लिख के कोशिश करते हैं समझने की। जैसे ये ग्लोब है, बीच में से जो रेखा जाती है हम उसे इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर की साइड को हम हमेशा क्या कहते हैं, नॉर्थ, और नीचे वाली साइड को क्या कहते हैं, साउथ। और हम ड्राइंग बना रहे हैं तो हमको इंग्लिश में हम वी कहते हैं, तो वेस्ट और ईस्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं, ठीक है, कि जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं वो ज़्यादा कंसर्न कर रही हैं, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ले रही है किसके कंपेयर में, साउथ की कंट्रीज़ के, ठीक है, कि जो हमारा ग्लोब है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है। देखो इसकी वजह क्या है, आपको पता है नॉर्थ में वो कंट्रीज आती है जो काफ़ी पैसे वाली है, लाइक आपको पता है अमेरिका मिल जाएगी, कनाडा मिल जाएगा, ठीक है, और उसको छोड़ के आपको यूरोपियन कंट्रीज इस जगह पे मिल जाएगी। और जो साउथ में आती है कौन सी कंट्रीज आती हैं, बेसिकली आपको पता है साउथ में वो कंट्रीज आती हैं जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ का आना, ऐसे कॉन्टिनेंट का आना जो ज़्यादा इतने बड़े लेवल पे डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी चीज़ के बारे में सोचेगा कौन, वही सोचेगा जिसके पास उसके लिए संसाधन होंगे। तो ये वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है, लेकिन हालांकि ये बहुत डर चुके हैं। इन्हें पता है कि अगर अब हमने नेचर को सेव नहीं किया तो नेचर हमारे पर किसी ना किसी तरह से कम बैक करेगा, ठीक है, और हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल कोविड-19 कोरोना, हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, आज ऐसा टाइम आया नेचर ने हमारे साथ खिलवाड़ किया। एक टाइम था हम प्लास्टिक से नेचर को ढकने की कोशिश कर रहे थे और नेचर ने ऐसा कुछ किया कि आज हम लोग प्लास्टिक से ढके हुए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिक्योरिटीज रिलेटेड टू विच टाइप्स ऑफ अ थ्रेट, जो सुरक्षा है हमारी वो किस तरह के खतरे से जुड़ी होती है, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं बेसिकली सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है सेफ्टी, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी हम उन चीज़ों से करते हैं जिन चीज़ों का हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे साथ हो सकती है, यानी अगर कोई चीज़ जिससे हमें डर लगता है तो हम उसके लिए हमेशा सिक्योरिटी की बात करते हैं। सेफ्टी की किससे बात करते हैं, सेफ्टी की बात हम उन जगहों पे करते हैं जो चीज़ अनकंडीशनली हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम एक कार चला रहे हैं तो कार चलाते समय हमें सीट बेल्ट बांधनी चाहिए क्योंकि वो एक इशू ऑफ सेफ्टी है, लेकिन हमने हमारे घर में खूब सारा गोल्ड रखा हुआ है तो हमें उस समय सेफ्टी नहीं सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कोई भी फोर्सफुली हमारे घर में एंटर करके वो गोल्ड हमसे लेके जा सकता है। तो क्वेश्चन बेसिकली है कि जो सिक्योरिटी है वो किस टाइप का थ्रेट है, ठीक है। जो सिक्योरिटी है वो एक ह्यूमन थ्रेट है, ठीक है, और जो थ्रेट है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि एक ट्रेडिशनल होता है, एक नॉन ट्रेडिशनल होता है, ठीक है।
तो ये हालांकि देखो अब जो है सिलेबस में इन्होंने बहुत सी चीज़ें काट दी हैं सीबीएसई वालों ने, बट इसका कोई यूज़ नहीं है काटने से भी, क्योंकि कहीं ना कोई क्वेश्चन थ्योरी के सब्जेक्ट में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, थ्रेट्स रिलेटेड टू अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो देखो अगर सिंपल सी बात करें ना, तो एक इंसान को केवल दूसरे इंसान से ही खतरा है, ना कि जानवर से खतरा है, ये तो रियलिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज इन अ फ्री इंडिया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का वो कौन सा पहला देश था जिसे भाषा के आधार पे बनाया गया। तो बात करते हैं, जैसे कि हमें पता है आंध्र प्रदेश ये हमारा पहला स्टेट था जिसे भाषा के आधार पे बनाया गया था। अब इसे भाषा के आधार पे बनाने की वजह क्या थी। देखो 1952 के आसपास की बात है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामामल्लू। ठीक है, प्लीज ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोट्टी श्री रामामल्लू। ये क्या हुआ था, ये अनशन कर रहे थे और लगभग इन्होंने अनशन करा था, लगभग अराउंड जो इनका अनशन था वो 54 डेज से 56 डेज के आसपास था, और इनकी फिर डेथ हो जाती है वहाँ पे, मतलब ये मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एक बहुत बड़े वे में आंदोलन फैलना शुरू हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश में जो तमिल भाषी लोग होते हैं वो कहते हैं हमें एक ऐसा राज्य चाहिए जो तमिलों के लिए अलग से बनाया जाए, जिसके बाद आंध्र प्रदेश नाम का पहला राज्य बनाया जाता है भारत में। ठीक है, अब क्या होता है, सरकार के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, एक मिनट अगली स्लाइड लेते हैं, एक मिनट। देखो ये रहा आपका आंसर आंध्र प्रदेश। अब सरकार क्या करती है, सरकार बेसिकली 1953 में एसआरसी बनाती है। ठीक है, एसआरसी क्या है, एसआरसी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाती है सरकार। ठीक है, देन 1956 में 3 साल का समय लेके एसआरसी क्या करती है, 14 स्टेट और 6 यूटी के लिए अपनी रिपोर्ट रखती है कि हम टोटल 14 राज्यों पे पहुंचे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों पे, कि अब क्या होगा, भारत में 14 राज्य बनाए जाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। अब स्टेट तो आपको पता है क्या होता है, यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, अगर आप इसकी हिंदी पे आओगे ना तो बहुत ईजिली इसका आंसर मिलेगा, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित, मतलब केंद्र द्वारा शासन किए गए राज्यों को केंद्र शासित कहते हैं। मतलब ये वो स्टेट्स होते हैं बेसिकली जो अपने फंक्शन खुद ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें केंद्र की मदद लेनी पड़ती है। सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास जैसे हमें पता है दिल्ली यूटी है और साथ साथ दिल्ली कैपिटल भी है। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता, ठीक है, दिल्ली की पुलिस, ठीक है, और दिल्ली की लैंड, ठीक है, ये तीनों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, यानी लैंड, पुलिस और पब्लिक, ये तीनों किसके अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसलिए आपने बहुत सारे इश्यूज देखे होंगे होते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, हाउ कैन यू से दैट कांग्रेस वाज अ ब्रॉड बेस्ड सोशल कोलिशन बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो कांग्रेस थी ना वो आज़ादी के समय से एक बड़े लेवल पे बनने वाली पार्टी थी। तो इसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जो कांग्रेस थी बेसिकली उसे 1885 में 1885 में O.M. ह्यूम, ऑक्टेवियन एलिवन ह्यूम, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनके द्वारा बनाया गया था। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी पे, सुरक्षा कवच के सिद्धांत पे बनाया गया था। इसका सिंपल सा मेथड ये था कि अगर कुछ गलत हो जाए तो हम वो इंडियन के सर पे डाल देंगे कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया था इंडियंस ने किया था, पकड़ो इंडियंस को, हमारा क्या जा रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस किसी एक की पार्टी नहीं थी बल्कि सबकी पार्टी थी। हाँ ये ट्रू है, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो अमीर गरीब छोटे बड़े सबके लिए थी। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको पता होगा जिसे हम आजकल हमारे यहाँ डिफरेंट पार्टीज के वे में देखते हैं, जैसे कि हमें पता है बीजेपी, ठीक है, जो पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी कभी, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी ने एक पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी बनाई, ठीक है, या हम एग्जाम्पल लेते हैं 1984 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, या हम बात करते हैं अकाली दल जो पंजाबियों के लिए है, ठीक है। ये सारी वो पार्टीज है जिनका कहीं ना कहीं ओरिजिन कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। जब कांग्रेस अस्तित्व में आई थी तो उस समय कांग्रेस में सभी शामिल हुआ करते थे, पर धीरे धीरे कांग्रेस की विचारधारा से लोगों ने अपने आप को अलग करना शुरू करा और डिफरेंट पार्टी का जन्म हो गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा स्टार्टिंग के डेज में महात्मा गांधी को भी देखा जा सकता था, हालांकि वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं हुए, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे हर तरह की विचारधाराओं के लोगों को शामिल किया जाता है। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट में आंसर। इट हैड मेंबर्स फ्रॉम द रिच एंड द पुअर, ठीक है, अमीर गरीब दोनों थे, क्लास अर्बन एंड द रूरल, शहरी ग्रामीण दोनों थे, एरियाज वर्कर एंड द
इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल्सो द लीडर्स हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो कांग्रेस में उस समय सभी का सम्मान किया जाता था, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ों को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन विच टू वेज इज द वोटिंग बाय ईवीएम बेटर देन द वोटिंग बाय बैलेट पेपर। ठीक है, अब पहले बात करते हैं ईवीएम क्या होता है, बैलेट पेपर क्या होता है। देखो ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर क्या होता है, मानो एक बॉक्स है और इस बॉक्स में यहाँ पे ऊपर से एक छोटा सा छेद होगा, आपको एक पर्ची दी जाएगी और आपको क्या करना होगा, इस पर थप्पा मतलब एक स्टैंप लेके जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगता है उस पर थप्पा लगा दो, मोहर लगा दो और इस बैलेट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि जो ईवीएम है वो किस तरह से बैठ रहे हैं, ठीक है, बैलेट बोर्ड द्वारा। तो हम बात करते हैं, देखो जो ईवीएम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत इजी वे है। इसमें क्या होता है, जो ईवीएम मशीन होती है इसमें बेसिकली एक बार में 16 कैंडिडेट्स के नाम रखे जा सकते हैं। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 16 से ज़्यादा मेंबर है तो वो 2 मशीन रख सकते हैं, कहीं उससे भी ज़्यादा है 3, तो इसके हिसाब से रख सकते हैं। ईवीएम में क्या है, वोटिंग बड़ी जल्दी काउंट हो जाती है। जैसे पता है आपको इलेक्शन होती है 4 से 5 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। इसको छोड़कर हमारे यहाँ जो बूथ कैप्चरिंग की प्रॉब्लम होती है, बूथ कैप्चरिंग मतलब क्या होता है, सिंपल से शब्दों में बात करें, हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हो जहाँ पे बहुत कम लोग हों और ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी उसके आसपास हो जहाँ पे इतने ही कम लोग हो जितने दूसरे में है। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट्स को आपस में मर्ज किया जा सकता है, ताकि अगर रास्ते में कोई इन वोट्स को छीनने की कोशिश करे तो उसे ये समझना है कि ये वोट किस पोलिंग बूथ के, यानी ये वोट कहाँ किस एरिया में हुए हैं, ताकि बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ों को रोका जा सके और एक ट्रू व्यक्ति को जिताया जा सके। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन। इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है एक तरह से, जैसे हम आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे एक टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, इसी तरह का ये मैसेज मान सकते हो आप। काउंटिंग कैन बी डन एट द फास्ट रेट, जल्दी से वोट काउंट हो सकते हैं और बूथ कैप्चरिंग की समस्या को रोका जा सकता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अब के जो इलेक्शन शुरू हो गए हैं 2020 से, उसमें ईवीएम के साथ एक और मशीन जुड़ना शुरू हो गई जिसे हम कहते हैं वीवी पैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रोल। ठीक है, ट्रोल या ट्रायल भी कहते हैं इसे। ये क्या होता है, ईवीएम के साथ लगी हुई एक छोटी सी कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर होता है मान लो, इसके अंदर मैच कुछ सेकंड के लिए जो भी आपका कैंडिडेट है उसकी पार्टी का साइन, ठीक है, यानी अगर कमल है तो कमल है, अगर हाथ है तो हाथ, और नाम लिख के आता है, जिससे आप इस बात को लेकर इंश्योर हो जाते हो कि आपने जिसे वोट दिया है वो वास्तव में वही व्यक्ति है। ठीक है, और इसका प्रयोग इसके लिए भी हो सकता है, मानो ईवीएम गलती से खराब हो जाए तो हम वीवीपैट की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि किसको कितने वोट गए हैं और किसको कितने वोट नहीं गए हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल इंटरनेशनल इवेंट्स वेयर इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो आपको कोई ऐसे 2 एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पे इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट एक तरह का रवैया दिखाया हो, इंडिया ने शो करा हो कि हाँ हम इंडिपेंडेंट थे, मतलब ना तो हम इस कंट्रीज़ के साथ हैं ना उस कंट्रीज़ के साथ हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन है क्या, देखो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा ये कह रहा है कि जो कोल्ड वॉर था, जो शीत युद्ध का समय था, शीत युद्ध के समय इंडिया ने अपने आप को कैसा दिखाया था। जैसे कि हमें पता है जो कोल्ड वॉर था बेसिकली शुरू कब हुआ था, 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में ख़त्म हो गया था, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, उसका विघटन हो गया था 15 राज्यों में। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के समय जो इंडिया था, इंडिया ने क्या कर रखा था कोल्ड वॉर के समय, इंडिया ने अपने आप को बेसिकली नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट में रखा हुआ था। ठीक है, अभी नेम क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट था क्या, नेम एक सिंपल से वे में एक ऐसा संगठन था जिस संगठन के माध्यम से क्या हो सकता था, इंडिया अपने आप को ना ही तो अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा में लेके जा सकता था और ना ही यूएसएसआर की साम्यवादी, यानी इंडिया कुल मिला के अपने आप को कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के चंगुल से बचाना चाहता था। तो एक ये इंडिपेंडेंट व्यू देखा जा सकता है इंडिया का नेम के वे में। दूसरा क्या है, इंडिया ने एनपीटी सीटीबीटी जैसी जो संधियाँ थी, मतलब एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि और सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है, ऐसी संधियों को भी इंडिया ने साइन नहीं किया। ठीक है, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि इंडिया अपने आप को काफ़ी इंडिपेंडेंट रखता था। ठीक है, यहाँ पे नेम दे रखा है फॉर्मेशन, एनटी पीटी और सीटीबीटी, इनकी फुल फॉर्म याद रखना। नेम के बारे में एक बात याद रखना, जो नेम है इसकी बेसिकली जो नींव थी, इसकी जो फाउंडेशन थी वो 1955 में पड़ी थी, एफ्रो एशियाई सम्मेलन में पड़ी थी, और एफ्रो एशियाई सम्मेलन को बाडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, बाडुंग बेसिकली इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की उस समय कैपिटल हुआ करती थी,
और जो इसका पहला समिट हुआ था, इसका जो पहला समिट हुआ था वो 1961 में हुआ था, और 1961 में इसका समिट जो हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, याद रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां 13। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट इन योर आंसर बुक। करेक्ट करके लिखना है हमें जो भी यहाँ पे गलत है। अगर कुछ ऐसा है, अगर आपको लगता है गलत नहीं है तो आप एज इट इज़ लिख के आओ, बट ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ गलत करके एग्जामिनर ने दिया होगा और आपको उसे सही करके लिखना होगा। अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ब्रोक आउट इन नवंबर 1971। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच नवंबर 1971 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध आरंभ हो गया था। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, 1971 में बांग्लादेश और भारत के बीच में युद्ध हुआ था या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था? तो ये तो यहाँ पे कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, पाकिस्तान में आया था। और ये युद्ध नवंबर में हुआ था या दिसंबर में हुआ था? तो ये युद्ध कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। यानी जो हमारी गलतियाँ थी वो क्या थी कि हमें लिखना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में पूर्ण युद्ध हुआ था। अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971। ठीक है, तो स्टेटमेंट को काफ़ी ध्यान से पढ़ना, आप इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये रहा आपके लिए यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो किसके लिए हुआ था? बांग्लादेश को लेके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, 1971 में पाकिस्तान की मदद किसके द्वारा की जा रही थी? तो पाकिस्तान की मदद यूएसए कर रहा था। अब जब पाकिस्तान की मदद करने यूएसए आया था तो इंडिया ने मदद किससे ली थी? तो इंडिया ने जो मदद ली थी वो यूएसएसआर से ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि उस समय की हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में यूएसएसआर द्वारा 20 वर्ष की संधि को साइन कर लिया गया था। ठीक है, इंडिया की जो प्रधानमंत्री थी और यूएसएसआर के जो उस समय के राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या करता 20 साल के लिए एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था। अच्छा, यहाँ पे हमने ये नहीं डिस्कस किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे या राष्ट्रपति कौन थे या अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यूएसएसआर के कौन थे, नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है चीज़ वो है इंडिया। क्योंकि जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा डेप्थ चीज़ें पूछी जाएंगी वो इंडिया के वे में पूछी जाएंगी। तो हमें पता होना जरूरी है कि 1971 में इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, 1966 जब ताशकंद समझौता हुआ था तो उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री। तो हमें इन सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेंशन एनी टू थिंग्स विच द न्यू कांग्रेस हैड बट इट्स बिग अपोनेंट्स लैक्ड इन 1971। अब हमें बताना है कि ऐसी दो चीज़ें कौन सी थी जो 1971 में कांग्रेस के पास तो थी परंतु उसके जो अपोनेंट्स थे, उसके विपक्षी थे, उनके पास नहीं थी। अच्छा, जैसे कि हमें पता है ये क्वेश्चन क्यों बना है। ये क्वेश्चन बनने की वजह है 1969 में कांग्रेस का दो पार्टों में बढ़ जाना, एक तरफ ओ एक तरफ आर। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं इंडिया में। जिस प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक तरफ तो होते हैं सिंडिकेट यानी के कामराज मोरारजी देसाई, और एक तरफ होती है इंदिरा गांधी, एक न्यू लेडी, कह सकते हो ना, एक छोटा बच्चा। ठीक है, अब के कामराज मोरारजी देसाई जैसे जो दिग्गज नेता थे, इन्होंने खड़ा किया था नीलम संजीवा रेड्डी को, एन संजीवा रेड्डी, जो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे उन दिनों के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने ऐसे ही मतलब इनडायरेक्टली वे में, अनफॉर्मल वे में किसे खड़ा कर दिया? वीवी गिरी को खड़ा कर दिया। ये बात तो तय थी कि नीलम संजीवा रेड्डी ही इलेक्शन जीतेंगे, बट रियलिटी में ना शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। इलेक्शन हुए और महज कुछ फासले से ही वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए 1969 में। और जैसे ही 1969 में वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीते, कांग्रेस दो पार्टों में बट गई, और वो दो पार्ट कौन से थे? ओ और आर थे। अच्छा, सिंपल सा याद करने का तरीका हम कहते हैं ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराने। ठीक है, आर का मतलब क्या कह सकते हैं? आर का मतलब हम कुछ ऐड करने के लिए कुछ न्यू सा नाम रख सकते हैं, जैसे रेड ब्लड रख सकते हैं, है ना। जो कांग्रेस ओ थे वो कौन थे? ऑर्गेनाइजिनिस्ट। ये वो थे जो सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, जो काफ़ी पैसे वाले थे और प्रभुत्व संपन्न थे। और कांग्रेस जो आर थी वो थे रिक्विजिनिस्ट, जो इंदिरा गांधी से जुड़े हुए थे। तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस किन दो पार्टों में बटी थी? तो आप कह सकते हो कांग्रेस ओ और आर में बटी थी। ठीक है, कांग्रेस ओ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आप बता सकते हो के कामराज मोरारजी देसाई। कांग्रेस आर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप बता सकते हो इंदिरा गांधी। ठीक है, या पूछ सकते हो ओ का पूरा नाम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिनिस्ट बोल दो। ठीक है, आर का रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हो, रिकॉग्निस्ट बोल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि कौन सी दो कमियां थी विपक्षी दलों में। अच्छा,
पहला एजेंडा, इनका कोई एजेंडा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था कि किस लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। इशू, अपना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे देखा जा सकता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई कांग्रेस है वो काफ़ी पावरफुल हो गई थी और जो अपोनेंट है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अ पॉजिटिव स्लोगन बट अपोजिशन वॉज लैकिंग ऑन दिस फ्रंट्स। अब इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, ठीक है, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक है। अब अपोनेंट ने क्या क्या स्लोगन दे दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो उन्होंने वहाँ पे गलती कर दी, जिसकी वजह से उन्हें ये इलेक्शन हारना पड़ गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट पॉलिटिकल पार्टी विच केम इनटू द पावर एट द सेंटर इन 1977। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन के लिए कुछ नहीं है कि 1977 के जब इलेक्शन हुए थे तो जो पार्टी थी, जो सेंटर में पार्टी आई थी, उस पार्टी का नाम क्या था, तो हमें सिंपल सा पता है वो कौन सी थी, जनता पार्टी थी। जनता पार्टी 1977 में इलेक्शन जीत के सामने आई थी, ठीक है। और क्वेश्चन आता है जो पहले आम चुनाव हुए थे, जिसे हम 51, 52 और बेसिकली 1952 1952 का चुनाव कहते हैं, उस चुनाव में सेकंड नंबर पे आने वाली पार्टी कौन सी थी, तो याद रखना वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो 16 सीटों को लेकर जीती थी, ठीक है। सीपीआई जिसे कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीटों से सेकंड नंबर पे थी। और अब मुझे कमेंट करके बताना पहले नंबर पे कौन सी पार्टी थी। हालांकि ये तो क्वेश्चन एक तरह का मजाक है, बट बताना फिर भी कि पहले नंबर पे पहले चुनाव में कौन सी सरकार आई थी, कौन सी पार्टी आई थी और उसने फिर सरकार बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, The emergency and the period around it can be described as a period of a constitution crisis. Analyze the main reason behind it this statement. तो हमें बताना है कि जो इमरजेंसी आई थी, उस इमरजेंसी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो किस तरह से संकट में आ गया था और उसके कौन से कारण थे। देखो, हालांकि इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी है, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, वो आज तक 3 बार लगी है, ठीक है। और जो राज्य आपातकाल है वो हर साल आपको कहीं ना कहीं लगती हुई दिखी जाएगी। और जो वित्तीय आपातकाल है वो आज तक कभी नहीं लगी। हम इन तीनों को ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका आंसर देखते हैं क्या है, ठीक है, डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी कितनी तरह की होती है, लगाता कौन है, ठीक है, कि अगर हमारा क्वेश्चन घूम के भी आए इस टॉपिक से, कहीं से भी आए, तो हम इसे ईजिली कर सकें। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह से 1975 का जो इमरजेंसी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक संकट बन के आई थी। सबसे पहली बात कि उस समय जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करे, और आप कह सकते हो वो इतने चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको छोड़कर इंदिरा गांधी ने एक तरह से जुडिशरी की बात को कहीं नहीं माना, न्यायालय की बात को नहीं माना, और संविधान के अगेंस्ट जाके, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके जो चीज़ें करनी थी इंदिरा गांधी ने करी। इंदिरा गांधी ने लोगों के बेसिक राइट्स छीन लिए। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास आर्टिकल 21 होता है, जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 21 को कभी छीना नहीं जा सकता, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 20 और 21 दोनों को ही नहीं छीना जा सकता, बट कुछ कंडीशंस में आर्टिकल 20 को छीना जा सकता है, 21 को छीना नहीं जा सकता। 21 आर्टिकल क्या है, 21 आर्टिकल है राइट टू लिबर्टी, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। इंदिरा गांधी ने उस समय ये अधिकार तक छीन लिया, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि उन दिनों संविधान पे बहुत बड़ा संकट आ गया था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आता है। अब इसमें इसे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या है। रीजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल ऑन द इश्यू ऑफ अ जुरिडिक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट एंड अ जुडिशरी। तो आपको पता होगा जो हमारे यहाँ जुडिशरी होती है उस पर एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि अगर कुछ गलत है तो हमारा जो जुडिशरी है वो उस चीज़ों को हटा सकता है और कुछ अच्छा है तो जोड़ सकता है। अब बेसिकली देखो इमरजेंसी थी क्या, हम डिस्कस करते हैं। इंडिया में आज तक नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था इंडिया में वो लगा था 1962, इंडिया चाइना का वॉर हो रहा था जब लगा था, और ये लगभग 1965 तक कंटिन्यू था आपातकाल। और 1965 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है, बट हम इस आपातकाल को एक ही आपातकाल के वे में काउंट कर लेते हैं। अगला जो हमारा आपातकाल लगा था वो लगा था 1971। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है 1965 के में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसके बाद हमारा हुआ था ताशकंद समझौता, ठीक है। अच्छा, 1971 बेसिकली 1971 जो है उसमें हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर। इस समय भी हमारे यहाँ इमरजेंसी लगे थे। ये दोनों इमरजेंसी थे एक्सटर्नल, यानी जब हमारा किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा था तो हमारे यहाँ आपातकाल लगा था। एक आपातकाल लगता है 1975, इसमें तारीख भी याद कर ली जाए तो समझदारी है। वो तारीख थी 25 जून 25 जून 1975 को आपातकाल लगता है। और इस आपातकाल के लगने के बाद इंडिया की हिस्ट्री में एक नया फेज शुरू होता है। क्यों? ये आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। मतलब
इंदिरा गांधी को ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा था, किसके द्वारा? कांग्रेस ओ द्वारा, यानी सिंडिकेट द्वारा, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने रातों रात सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब कि सरकार से पूछे बगैर जो अखबार हैं, जो बिजली दफ्तर हैं, ठीक है, अखबार कुछ भी नहीं छाप सकता सरकार से पूछे बगैर, और जो बिजली दफ्तर है उनकी बिजली काट दी गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने रातों रात जो भी उनके अपोनेंट थे उन सबों को उठा के जेल में डलवा दिया, जिससे वो अपनी मर्जी से अपनी सरकार को रन कर सके। ठीक है, तो एक तरह से असंवैधानिक था। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना, इंडिया में आज तक 3 बार ही नेशनल इमरजेंसी लगी है, जो हमारे बेसिकली हमारे लिए क्वेश्चन बन के सामने आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फुल नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड BKU। अब आपको BKU का पूरा नाम लिखना है। BKU का पूरा नाम क्या है? भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंपल सा है कि भारतीय किसान यूनियन, बट क्वेश्चन आता है BKU के नेता कौन थे? तो याद रखना है BKU के जो नेता थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत, अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, Who among of the following led the National Front government in 1989 with the outside support of the Left Front and the BJP? तो 1989 में वो कौन से व्यक्ति हैं इनमें से जिन्होंने बेसिकली जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है उसको बनाया था? तो हम बात करते हैं वो कौन थे, वो थे हमारे VP सिंह। ठीक है, तो 1989 में VP सिंह ने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को बनाया था। अच्छा, अब हम छोटी सी बात करते हैं यहाँ पे कि 1989 का पीरियड अपने आप में इतिहास में इतना क्रूशियल क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो जो 1989 का टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस मतलब महागठबंधन का काल। ये वो समय पीरियड था जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही थी और जितनी भी सरकारें बन रही थी सारी कोलिशन की सरकारें बन रही थी। मतलब एक पार्टी की सरकार कभी नहीं बन पा रही थी, 2 या उससे अधिक पार्टियों की मदद से ही सरकार बनाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वाई आर द लार्ज स्केल माइग्रेंट टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एज सीन एज द इंक्रोचर्स। अब हम बात कर सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें जो लार्ज वे में जो माइग्रेंट जाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमें जिसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उन्हें प्रॉब्लम होती है? जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ 7 सिस्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है, बेसिकली जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे करके 7 स्टेट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ की? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसकी वजह से ये लोग नहीं चाहते कि बाहर के लोग आएँ उनकी जॉब्स को ले लें, इनकी जॉब्स को ऑक्यूपाई कर लें, जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि जो इनकी जॉब्स हैं वो केवल इनको ही मिले और किसी और को ना मिले। तो बेसिकली इनकी प्रॉब्लम्स ये है। नॉर्थ ईस्ट फेस द प्रॉब्लम ऑफ अ आउटसाइडर इंक्रोचिंग अपॉन द जॉब्स एंड द रिसोर्सेज रिलेटेड टू लोकल पीपल एंड देयर एरियाज। अब अगर देखो वहाँ के लोकल लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, तो उनका क्या फ़ायदा कि वो दूसरों के लिए कुछ करें? ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। बात करते हैं 20th क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलिशन फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989। देखो अभी हमने इसे कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि वो कौन सी सरकार थी, ठीक है, जो 1989 में बन के आई थी। अभी शायद 18th क्वेश्चन ही था हमारा ये। तो आप देख सकते हो अगर किसी बच्चे ने पेपर लास्ट ईयर देखा होगा तो उसे कितना अजीब सा लगा होगा, अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, अभी पूछा फिर पूछ लिया, बट कब इसका आंसर दे पाओगे? जब आपको पता होगा कि बेसिकली ये क्या पूछा गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, NDA। अच्छा, इसका आंसर क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। इसका आंसर है नेशनल फ्रंट, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है, नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा। अब एक बात याद रखना, NDA दे कैन आस्क यू इन एग्जाम की NDA की फुल फॉर्म क्या है? NDA की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, और UPA की फुल फॉर्म क्या है? UPA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जो बेसिकली BJP है वो किसका गठजोड़ है? वो NDA का है। और जो कांग्रेस है वो किसका है? वो UPA का है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 1989 को, क्या हमें पता है 1989 क्या था? तो 1989 को हमने डिस्कस किया था ग्रैंड अलायंस, महागठबंधन का काल, क्योंकि यही वो समय था जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही थी, फुल मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट आ रही थी सारी कोalition की गवर्नमेंट आ रही थी। ठीक है, जल्दी हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हमने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है।
और साथ ही आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लिंक पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली करंट अफेयर भी डालते हैं।